हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। इसे नीट में आपको 2 या 3 सवाल तो डायरेक्ट पूछेगा, साथ साथ इसके एप्लीकेशन भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत जगह मिलेगा। आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेगा। तो हम लोग देखते हैं, लेट्स सी आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो मैंने हेडिंग दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइसोमेरिज्म के बारे में जो ये परिभाषा है ये आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये 9th-10th से ही पढ़ा जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, डिफरेंट अरेंजमेंट हो, ये सब आप 9th-10th से पढ़ते आए। उसी चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, लिखे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, जो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो, बट मेनी कंपाउंड्स आर रिलेटेड विथ दिस वेरी फार्मूला। दिस वेरी फार्मूला कहने का मतलब या जो वेरी वर्ड यूज हुआ है ये स्ट्रेस देता है, उसको दबाव देता है कि दिस वेरी फार्मूला, मेनी कंपाउंड्स आर रिलेटेड विथ दिस वेरी फार्मूला। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत सारा कंपाउंड रिलेटेड होता है। दिस कंपाउंड्स आर रिलेटेड एज आइसोमर्स। द फेनोमेना, ये प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड में होता है फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये जो परिभाषा है ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, बट उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का बहुत सारा मेनी कंपाउंड्स आर रिलेटेड विथ दिस वेरी फार्मूला। स्ट्रेस देने के लिए एक टर्म होता है आइसोमेरिज्म। देखते हैं हम लोग, जैसे लेट मान लेते हैं नंबर, लेट कार्बन का संख्या 1 मान लीजिए, मान ले रहे हैं। हाइड्रोजन का संख्या 3 मान लीजिए, ऑक्सीजन का संख्या 2 मान लीजिए, नाइट्रोजन का संख्या ये मान लीजिए। लेट ये नंबर्स, कितने नंबर्स हमने मान लिया, इस नंबर से हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। तो कार्बन लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन लिखेंगे और इसके साथ NO2 लिख दिया। जब आप कोई मॉलिक्यूल लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो उसमें बॉन्डिंग का ध्यान रखते हैं कि बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड। मतलब स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड कहने का मतलब बॉन्डिंग से सभी का वैलेंसी पूरा होना चाहिए। यदि कार्बन का वैलेंसी 4 है तो 4 ही करना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो 1 ही देना है, 2 नहीं करना है। तो मॉलिक्यूल शुड बी बोनाफाइड अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 2 ऐसे लिख दिए। अब देखिएगा इसका बॉन्डिंग सबका है। किसी ने इसको ऐसे भी लिख दिया, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इतना ही फॉर्मूला है, इतना ही नंबर है, लेकिन उसका 2 मेनी कंपाउंड्स आर रिलेटेड विथ दैट वेरी फार्मूला। फार्मूला तो यही है, नंबर तो यही है, उससे हमने 2 कंपाउंड बना दिया, दोनों में बॉन्डिंग पूरा है। जब इस तरह लिखिए, इस तरह, तो इसको आप जानते हैं ना, नाइट्रोमीथेन कहते हैं, नाइट्रिटोमीथेन कहते हैं, नाइट्रोमीथेन, इसको नाइट्रिटो मीथेन। इतना ही संख्या से हमने 2 लिख दिया। अब रहता है स्ट्रक्चर बोनाफाइड कैसे है। तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 है, कार्बन का वैलेंसी भी 4 है, नाइट्रोजन का वैलेंसी भी 3 है, इस का भी। ऐसे भी स्ट्रक्चर जब भी आप लिखेंगे तो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से बोनाफाइड होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो सभी का वैलेंसी बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इतना ही का हमने 2 तरह से लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो गया, आइसोमर्स, बोथ आर आइसोमर्स। ये जो फेनोमेना हुआ है, फेनोमेना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो इतना ही संख्या को हमने दो तरह से सजा दिया। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सजना संवरना। आइसो मतलब सेम, मेरिज मतलब
जब सेम ही का एक से ज़्यादा फॉर्म लिख देते हैं आइसोमेरिक, अब और भी लिख कर सकते हैं। ये जो परिभाषा है ये तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप उसको समझना है। इस आइसोमेरिज्म को आप 3-4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक मैं सिंपल परिभाषा लिखा हूँ जो आप लोग बिगनिंग से पढ़ते हैं, अब एक दूसरा फिर परिभाषा लिखूंगा। फिर मैं मानता हूँ लेट कार्बन मैं मान लिया 2, हाइड्रोजन मान लिया मैं 6, ऑक्सीजन मान लिया मैं 1, इतना मैं मान लिया। अब इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 OH 3 2 5 1 6। क्या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? तो नंबर तो हमारा इतना ही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, यही संख्या है, लेकिन ये दोनों मेनी कंपाउंड्स सभी का बॉन्डिंग पूरा है। बॉन्डिंग मतलब वैलेंसी। अब ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो इतना ही फॉर्मूला से हमने 2 लिख दिया, बोथ आर आइसोमर्स। और ये जो आपको फेनोमेना है, फेनोमेना देखिए नेचुरल सेंस में होता है, जो नेचुरली घटता है, नेचुरल सेंस में जो घटना घटता है उसको फेनोमेना बोला जाता है या फेनोमेनन। फेनोमेनन बोलते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और फेनोमेना बोलते हैं तो प्लुरल वर्ड होता है, प्लुरल एक से ज़्यादा। आप फेनोमेनन लिखते हैं तो एक के लिए, तो एक से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे फेनोमेना, प्लुरल वर्ड लिखे प्लुरल। एक अल्कोहल एक ईथर मिल गया, इतना ही संख्या में। तो आइसोमर जो आप 9-10 से पढ़ रहे हैं, मैं उसी को अभी कर रहा हूँ। आइसोमर्स को आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैं वो सब परिभाषा आपको बतला रहा हूँ आइसोमर्स का। फिर इसका क्लासिफिकेशन सब दिखलाता हूँ 1 by 1 करके। This phenomena is also responsible to have vast majority of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इतने सारे मिलते हैं, 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। जितना भी चीज़ यूज़ करते हैं सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोस्टली। तो इतना जो वास्ट मेजोरिटी, इतना जो ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके पीछे ये भी एक कारण है आइसोमेरिज्म की, ये भी एक कारण है। दिस फेनोमेना इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी कारण है टू हैव वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बात को भी समझिए। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको इनऑर्गेनिक का बात कर लूँ, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल लिखे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखे, किसी ने लिखा NaCl, एक ही होगा सोडियम क्लोराइड। किसी ने लिखा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक ही होगा। किसी ने लिखा Na2SO4, तो एक ही होगा सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एक ही होगा। बात समझिए, आखिर इतना वास्ट मेजोरिटी क्यों है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का? इसके पीछे एक ये भी कारण है, यही कारण नहीं है, ये भी कारण है, केटनेशन प्रॉपर्टी है और भी बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन आइसोमेरिज्म भी एक रिस्पॉन्सिबल है टू हैव वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना जो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पीछे आइसोमेरिज्म भी एक कारण है। वही इनऑर्गेनिक में यदि कोई मॉलिक्यूल लिखा है सोडियम क्लोराइड तो एक ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो एक ही होगा, सोडियम सल्फेट एक ही होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड एक ही होगा, सोडियम फ्लोराइड एक ही होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही होगा, कोई लिखे हम, कोई भी लिखे हम, एक ही मिलेगा हमें। किसी ने KNO3 लिखा, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक ही मिलेगा, लेकिन अभी आपको भी इस तरह से लिखे, ये एक ही नहीं मिलेगा। ये नाइट्रोमीथेन, इसको आप नाइट्रिट्रोमीथेन कहते हैं। तो एक फार्मूला ही लिखे तो इसका 2 मिलने लगा, बढ़ गया। जबकि मैं यदि सोडियम क्लोराइड लिखूँ या पोटेशियम नाइट्रेट लिखूँ तो पोटेशियम नाइट्रेट एक ही मिलेगा, दूसरा होगा नहीं। लेकिन हम यदि नाइट्रोमीथेन लिखे तो 2 मिल जाएगा। यही पर फर्क देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप लिखते हैं तो उसका ज़्यादा मिलने लगता है, सेम फार्मूला का ज़्यादा मिलने लगता है, वास्ट होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में यदि हम लिखे पोटेशियम नाइट्रेट तो एक ही मिलेगा। ये सब एकदम बेसिक चीज़ें समझना है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC
ये सब अच्छे से यदि आप समझ गए हैं तो ऑर्गेनिक का जो रिएक्शंस होता है वो हेल्प करता है। देखिए ऑर्गेनिक में जो 14 से 15 सवाल आता है उसका कैटेगराइज कर दिया गया है। आइसोमेरिज्म से 2 से 3 सवाल, 2 फिक्स्ड है और 2 ज़्यादा रहता है स्टीरियो से ही। उसके बाद आपको 3 सवाल जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म और जीओसी मिला दीजिएगा तो 5 सवाल नीट में फिक्स्ड है। उसके बाद 9 सवाल रहता है उधर ऑर्गेनिक रिएक्शन से। वो जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है अल्केन से उठा लीजिएगा, अमाइन सब कहीं भी जाइए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहीं भी पढ़िए जो एनसीईआरटी का लास्ट है, तो जितना भी वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ लीजिए उससे 9 सवाल मिलता है। आइसोमेरिज्म और जीओसी से नीट में 5 सवाल मिलता है। होता है कि आइसोमेरिज्म यदि आप अच्छे से कर लिए तो खुद से 2 से 3 सवाल बनाएंगे ही, ये हेल्प करता है आपको। अच्छे सवाल में इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो आइसोमेरिज्म से देखते हैं एक से ज़्यादा आप प्रोडक्ट ला के बता देते हैं। तो इसीलिए ये सब आइसोमेरिज्म, जीओसी, उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप जाते हैं तो आपको, जैसे आप टॉटोमर्स पढ़िएगा तो टॉटोमर्स एक ऐसा फिनोमेना है जिससे प्रोडक्ट का आपको नंबर भी बताता है और प्रोडक्ट कौन स्टेबल है नहीं है वो सब बताता है। वो सब आइसोमेरिज्म है, सब आइसोमर्स। तो इनऑर्गेनिक में इतना मेजोरिटी क्यों नहीं है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना जनरली नहीं होता है। होता भी है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक का उसमें होता है आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल में नहीं होगा। ये सब जो सिंपल में उसमें, लेकिन यहाँ तो सिंपल मॉलिक्यूल में भी होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वास्ट मेजोरिटी है इसके पीछे एक फिनोमेना ये भी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के कारण ही इतना। नेक्स्ट परिभाषा सब आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग आइसोमेरिज्म को ही डिफाइन कर रहे हैं। पहला जो लिखे थे वो 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसको थोड़ा परिभाषा को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं। सब आइसोमेरिज्म का भी परिभाषा दे रहे हैं अभी। इफ बी से, यदि हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर फार्मूला, हम लोग यदि किसी खास फार्मूला कहते हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं अभी। पार्टिकुलर फार्मूला, ए पार्टिकुलर कंपाउंड इज नॉट बीइंग कॉल्ड अपॉन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यदि आप कोई पार्टिकुलर फार्मूला ले लेते हैं, कोई पार्टिकुलर फार्मूला, ये नहीं आप कह सकते कि उसका क्या नाम होगा। आप यदि कोई पार्टिकुलर फार्मूला ले लेते हैं तो उसका आप ये नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए 20 से हम लोग कहते हैं C4H8। इट इज क्वेश्चन, ये सवाल हो जाता है, यह एक सवाल है। इट इज क्वेश्चन विच कंपाउंड इज बीइंग कॉल्ड अपॉन। यह एक क्वेश्चन हो जाएगा। यह एक क्वेश्चन, एक सवाल है कि कौन सा कंपाउंड आप पुकार रहे हैं, जैसे भी लिख के बताते हैं। वी कैन नॉट से which compound is being called upon, saying that very formula। ये फॉर्मूला कह के कोई नहीं कह सकता है कि कौन कंपाउंड आप बुला रहे हैं। तो बताता हूँ, दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आप आइसोमेरिज्म को तरह तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आपको एक पार्टिकुलर फार्मूला दे दे, बोले इसका नाम बताओ, आप नहीं बता सकते हैं। आपको एक पार्टिकुलर फार्मूला मैं दे दूँ C4H8, बोलो इसका नाम बताओ, आप नहीं बता सकते हैं। आप कैन नॉट से, वी कैन नॉट से which compound is being called upon। आप नहीं कर सकते हैं कि saying that, कहते that very formula, this phenomena, a particular compound is not being called upon because there are many compounds related with that very formula। These compounds are called isomerism। उस पार्टिकुलर फार्मूला से बहुत सारा कंपाउंड्स रिलेटेड है, इसीलिए आप उसको नहीं बोला कह सकते हैं कि ये होगा कि वो होगा। जैसे देखिए इसको समझ, जैसे ये फार्मूला ले लिए C4H8 ले लिए। देखो आइसोमेरिज्म को भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। आप तो कहोगे कि हमें तो 9th क्लास से आता है, लेकिन अब आप नीट का तैयारी कर रहे हो, परिभाषा को समझो। नीट दोगे, एम्स दोगे, मेन दोगे, तो उस समय आता है ये सब चीज़, छोटा छोटा है, क्लियर रहना चाहिए। मैं तुमको ये फार्मूला दे दिया, इसका तुम नाम नहीं कर सकते हो सही से। वी कैन नॉट से कि कौन सही फार्मूला है, कौन सही कंपाउंड है। जैसे देखिए, किसी बच्चे ने कहा मैं इसको इस तरह से लिख दिया हूँ, किसी बच्चे ने कहा देखिए ये हाइड्रोजन की लीजिएगा 3 2 5 1 6 2 8। किसी बच्चे ने कहा 1 ब्यूटीन
किसी बच्चे ने इसको बोला 2-ब्यूटेन। देखिए सब अलग अलग अपना तरीका से बुला रहे हैं, फॉर्मूला यही है, लेकिन किसी बच्चे ने बोला 1-ब्यूटेन, किसी ने बोला 2-ब्यूटेन, तो ये भी सही वो भी सही है। किसी ने बोला नहीं, उसको जो आप पढ़ेंगे अभी आगे, बोला सिस-2-ब्यूटेन, ये भी सही है, सिस-2-ब्यूटेन। किसी ने बोला नहीं, मैं इसको ट्रांस-2-ब्यूटेन बोलूंगा, बोलेगा। देखिए अब फॉर्मूला तो यही है, यही बात लिखे है, ये आप नहीं कह सकते कि कौन कंपाउंड है, लेकिन जब मैं इस तरह से लिख दिया तो आप कहोगे कि 2-ब्यूटेन ही है, ये ट्रांस-2-ब्यूटेन ही है, ये सिस-2-ब्यूटेन ही होगा, या सीधे पढ़ेंगे 2-ब्यूटेन 1-ब्यूटेन ही होगा। अब मैं इस तरह से तुमको यदि लिख दिया हूँ तो तुम सर्टेनली इसको बोलोगे ये तो 1-ब्यूटेन है, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क है, इट इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है कि आपको। किसी ने बोला नहीं, मैं इसको साइक्लोब्यूटेन बोलूँगा, सही बात है, सभी जगह देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, ये आइसोमेरिज्म। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यही से। किसी ने बोला इसको मैं साइक्लो, इस फॉर्मूला को मैं साइक्लोब्यूटेन बोलूँगा, बिल्कुल सही है, कौन गलत है। किसी ने बोला नहीं, मैं मिथाइल साइक्लोपेंटेन ये प्रोपेन बोलूँगा। देखिए आप फॉर्मूला देखिएगा कि सबका वैलेंसी पूरा है कि नहीं, बॉन्डिंग से 4-4-8। किसी ने बोला नहीं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, बिल्कुल वो भी सही है। तो एक फॉर्मूला सिंपल है, C4H8, यही बात लिखे थे कि आप नहीं कह सकते हैं इट इज क्वेश्चन टू कॉल्ड अपॉन ए पार्टिकुलर कंपाउंड। इस फॉर्मूला का आपको कोई फॉर्मूला दे दे और एक गिवन पार्टिकुलर फॉर्मूला इज नॉट बीइंग कॉल्ड अपॉन, आप नहीं बुला सकते हैं कि कौन सा है। लेकिन इस तरह मैं यदि लिख दूं तो आप बुलाएंगे ना कि इसका 2-ब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो जब इस तरह तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो वास्ट मेजॉरिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही कारण है। वही लिखे इफ वी से पार्टिकुलर फार्मूला, हमने ये पार्टिकुलर फार्मूला कहा ए पार्टिकुलर कंपाउंड इज नॉट बीइंग कॉल्ड अपॉन। क्या आप कोई खास कंपाउंड इसे बुलाएंगे? नहीं। लेकिन इस तरह से जब आप लिख देंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये साइक्लोब्यूटेन है। तो ये कहाँ से लिखते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आप ये सब लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सब लिख देते हैं। तो जब आप लिख दीजिएगा तो बोल देंगे कि ये फार्मूला, ये फार्मूला। आगे देखिए, अभी आइसोमेरिज्म ही हम डिफाइन कर रहे हैं। देयर आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स, रूल्स फॉर nomenclature are adopted to name various compounds। जैसे देखिए आप भी लिखे फॉर्मूला यही था, जो एग्जाम्पल ये और ये, इसका नाम क्या लिखेंगे? इथेनॉल, अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? ईथर। तो ये अल्कोहल लिखे हैं और ये ईथर लिखे हैं। तो फॉर्मूला तो वही था, लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। तो आइसोमेरिज्म यदि है, जैसे मैं आपको इस तरह से सिर्फ लिख दूँ C2H6 O, अब बोलो इसका नाम क्या है, तो गलत है। बात को समझिए, मैं C2H6O लिख दूँ और बोलो कि इसका नाम बताओ, आप नहीं कह सकते हो कि कौन सा नाम है इसका, वही चीज लिखे है। देयर आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स, इसका देखो 2 है, अभी C4H8 का कितना लिखे थे? 6-7 लिखे थे, 6। तो आपको मैं C4H8 लिख दो, बोलो इसका नाम बोलो, नोमेनक्लेचर ना हो, जो आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो आप नहीं कह सकते इसको, इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं, वही लिखे हैं। देयर आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर एडॉप्टेड टू नेम वेरियस कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म की मदद से ही नाम भी लिखा जाता है। जैसे इस तरह लिख दिया, कोई बंदा बोले कि तो इथेनॉल है, गलत बोल रहा है, दूसरा ईथर भी बोल सकता है। तो कोई बोले इथेनॉल तो वो भी सही हो जाएगा, कोई बोले ईथर वो भी सही है, इसका कोई बोले साइक्लोब्यूटेन वो भी सही है, और कोई बोले कि नहीं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन वो भी सही है, कोई बोले सिस ब्यूटेन वो भी सही है, कोई ट्रांस ब्यूटेन। तो ये वेरियस मेजॉरिटी ऑफ जो नाम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आइसोमेरिज्म।
तो आइसोमेरिज्म की मदद से आप नाम भी लिखते हैं, नहीं तो इसका नाम कोई लिख दे साइक्लोब्यूटेन, अगर सही है तो बोलेगा नहीं हम तो ऐसे लिखे थे इसको, तुम साइक्लोब्यूटेन कह रहा है हम तो ऐसे लिखे थे, तुमने पढ़ दिया साइक्लोब्यूटेन, बोलेगा नहीं हम तो ऐसे लिखे, तो क्या ये साइक्लोब्यूटेन है? नहीं, 2-ब्यूटीन है या 6-2-ब्यूटीन, ट्रांस-2-ब्यूटीन है। तो ये भी आपको मदद करता है। इस तरह लिख दिया, फिर आप लिखते हैं तो ये फॉर्मूला लिखिएगा तो नहीं, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो इथेनॉल बोलिएगा, इसको आप ईथर बोलिएगा। कंपाउंड्स अराइज बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रोवाइडेड दैट द कंपाउंड शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। यही बोले जैसे ये दोनों आप लिखे हैं तो बॉन्डिंग से सही होना चाहिए। जो आप कंपाउंड लिखेंगे आइसोमेरिज्म में वो इट शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, ऐसे लिखेंगे सभी का। किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे किसी ने इसको लिख दिया, इधर H ही लिखा है, और ऐसे लिख दिया इधर H इधर वो, तो ये गलत, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी गलत है और ऑक्सीजन का वैलेंसी, इसका वैलेंसी 2 होता है नहीं, इसका वैलेंसी 1 होता नहीं, तो ये सही है। ये आप लिखें ये भी सही है, ईथर जो लिखते हैं देखिए सबका वैलेंसी है कि नहीं, तो इट शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग। तो जो आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, तो वास्ट मेजॉरिटी जो नोमेनक्लेचर का होता है तो यही बात लिखे, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड फॉर नोमेनक्लेचर, जो जितना नोमेन, तो आइसोमेरिज्म की ही मदद से लिखते हैं। किसी ने आपको इस तरह से दे दिया, बोले नाम लिखो, कोई बोल दिया अल्कोहल और कोई बोल दिया ईथर, तो दोनों सही है, लेकिन आप सिर्फ अल्कोहल कहिएगा तो गलत है, हो सकेगा ईथर के फॉर्म में लिख दे। इसका कोई ब्यूटेन पढ़ेगा, ब्यूटेन पढ़ेगा, गलत है, हो सकता है 1-ब्यूटेन हो, 2-ब्यूटेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो। तो ये बात भी आइसोमेरिज्म ही कहलाता है, जो हेल्प कर रहा है इसको नाम लिखने में। ये सब आइसोमेरिज्म को समझने के लिए फॉर कन्वीनियंस आइसोमेरिज्म इज अंडरस्टूड विद इन मेनी हेडिंग। सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस आइसोमेरिज्म इज अंडरस्टूड समझा जाता है विद इन मेनी हेडिंग। विद इन मेनी हेडिंग आइसोमेरिज्म सुविधा के लिए आइसोमेरिज्म को बहुत सारे हेडिंग में करके समझा जा सकता है। ब्रॉडली देयर आर 2 ब्रॉड क्लास, मतलब विस्तृत रूप से आप 2 भाग में बांटते हैं इसको, मेन पिलर 2 करते हैं। आइसोमेरिज्म को समझने के लिए फॉर कन्वीनियंस सुविधा से समझने के लिए इसको बहुत सारे हेडिंग में डाला गया है। ब्रॉडली मुख्यतः 2 कैटेगरी में डाला गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देयर आर 2 ब्रॉड क्लासेस। ब्रॉड का मतलब विस्तृत रूप से, लार्ज स्केल पे 2 भाग में बांटा गया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, के लिए स्पाशियल अरेंजमेंट जो बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए बहुत सारे हेडिंग में डाला गया है, अंडरस्टूड समझा गया है विद इन मेनी हेडिंग्स, बहुत सारे हेडिंग में करके समझा गया अध्याय में। ब्रॉडली मुक्त उसको 2 भाग में बांटा गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यदि आप डिफाइन करेंगे तो बात को समझिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर्स विद इन मॉलिक्यूल। इस बात को समझिए, फिर लिखते हैं। जैसे मैं अभी यही फॉर्मूला लिया हूँ, ये फॉर्मूला लिया हूँ, अल्कोहल कह दिए, और ये फॉर्मूला लिए तो ईथर कह दिए, तो कहाँ पे अंतर है? मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर मतलब एक ये यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे ईथर, जैसे ये लिए हैं। और सुविधा के लिए समझिए, ये जो फॉर्मूला लिए थे तो इसको बोलते हैं 1-ब्यूटीन, एक पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और इसी को मैं यहाँ पे यदि कर दूँ तो नॉर्मली तो 2-ब्यूटीन बोल नहीं सकते। तो इस दोनों का जो भी फार्मूला ले रहे थे C4H8, तो कहाँ पे अंतर है? विद इन मॉलिक्यूल। विद इन मॉलिक्यूल मतलब एक बार पोजीशन 1 पे, एक पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड, एक समझने के लिए। मॉलिक्यूल के अंदर हो, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो जब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर
विद इन द मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल के अंदर ही डिफर करे तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब मॉलिक्यूल के अंदर डिफर हो, बात को समझना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारा आपको पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, जहां अरेंजमेंट डिफर करे। मैं लिख देता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स differs within the molecule। एकदम ये सब लाइन रट के रखना है, मॉलिक्यूल के अंदर डिफर करे, विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में नहीं, विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन। दिस phenomena is called structural isomerism। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल कहां पर डिफर कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर कहां पर अंतर करेगा, विद इन मॉलिक्यूल। जैसे देखिए मैं इस तरह से लेता हूं, CH3 लिया हूँ, CH2 लिया हूँ, CH2OH। इसको कोई बोलेगा तो नाम लिखना तो आता ही है सबको, 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे। किसी ने ऐसे लिखा तो देखिए दोनों का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो डिफर कहाँ किया, मॉलिक्यूल के अंदर। क्या अंदर, एक बार पोजीशन OH कहाँ लगा हुआ है, कार्बन 1 पे, एक बार कहाँ लगा हुआ है, कार्बन 2 पे। तो डिफर, ये ग्रुप ऑफ एटम है, दिस इज ग्रुप ऑफ एटम। तो वो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर विद इन द मॉलिक्यूल with no respect to plane is called structural isomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफर कहाँ पर होना चाहिए, विद इन द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल के अंदर डिफर करे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर विद इन द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल के अंदर डिफर कर जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब मॉलिक्यूल के अंदर डिफर नहीं करे, जब डिफर करे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसीलिए उसको बोला जाता है स्पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में डिफर होना चाहिए, स्पाशियल अरेंजमेंट। इससे पहले क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एकदम एक एक बात को अच्छे से रटना है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम होगा ही, वो तो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब नहीं बोलना है, आप सीधा बोलना है कि अरेंजमेंट डिफर कहाँ करेगा। यदि विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। The arrangement of atoms or group of atoms differs in space with respect to plane। The phenomena is called stereoisomerism। जैसे देखिए अभी है, अब वो इसी को लीजिए, समझना है। अब इसी को लेना है, इस तरह से लिखते हैं तो आगे पढ़ेंगे। इसको सिस 2 ब्यूटीन कहते हैं। डबल बॉन्ड देखेंगे तो 2 ही पर आ जाएगा, 2 और 3 कार्बन पर है। लेकिन कहाँ डिफर कर रहे हैं सो ध्यान दीजिए, स्पेस में। देखिए यहाँ भी यदि काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड तो 2 3 पर ही है, लेकिन ये ट्रांस है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, स्पेस में अंतर है। अब स्पेस क्या है, जब पढ़ेंगे यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में एक ही तरफ है, दोनों बड़ा ग्रुप। इसमें देखिए यहाँ से भी प्लेन एक ड्रॉ कर दिए ऐसे, बड़ा ग्रुप अपोजिट साइड में 180 पर, ट्रांस का मतलब ही होता है। लेकिन डबल बॉन्ड तो 2 3 पर ही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड तो विद इन मॉलिक्यूल फिक्स्ड नहीं चेंज है, लेकिन चेंज का है कि दोनों CH3, इसको फर्स्ट प्लेन मानते हैं, इसको सेकंड। जब आई ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो बताएंगे। देखिए यहाँ इस प्लेन में दोनों CH3 ग्रुप है, इस प्लेन में दोनों H ग्रुप है।
इस प्लेन में देखिए एक CH3 है, एक CH3H है। जब डिफर कर जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखिए तो ये यहाँ पर क्या है, एक ही प्लेन में दोनों CH3, एक प्लेन में दोनों H है। यहाँ पर देखिए एक प्लेन में CH3 और H है, CH3 और H है। तो जब दोनों ग्रुप सेम ग्रुप एक ही प्लेन में है और यहाँ पर दोनों बड़ा ग्रुप अपोजिट प्लेन में है, तो डिफर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, इसी को बोला जाता है स्पाशियल अरेंजमेंट। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम और एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, देयर इज डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं डिफरेंट स्पाशियल, स्पाशियल मीन्स स्पेस, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट्स ऑफ, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो स्पेस में अरेंजमेंट में डिफर करें। प्लेन में देखिए, प्लेन में जब इसको आगे पढ़ेंगे तो और इसका करेंगे, इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ये काइडल सेंटर है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ये काइडल सेंटर है। यहाँ पे एक मिरर लेंगे, देखिए प्लेन में रोटेट कर जाएगा, अब जेड देखिए इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया, 180 से रोटेशन हो गया। तो जिस प्लेन में है ये उस प्लेन में अभी नहीं रहा, रोटेट कर गया, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ नहीं हुआ। कहाँ पर चेंज हो गया? प्लेन में। नाव का चाल नदी में, नाव का चाल, इसको लॉजिकली समझिए। नाव का चाल, बोट का वेलोसिटी इन रिवर, अब बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों अलग चीज। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन नाव का चाल, और नाव का चाल इन वाटर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट कहाँ पर बोला जा रहा है। तो जब डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम के या ग्रुप ऑफ एटम का विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट मतलब स्टीरियो में भी ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सीस, ट्रांस, कन्फर्मर, ये सब बहुत सारा आपको पढ़ना है। अभी तो एक इंट्रो, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफर विद इन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के अंदर डिफर करे तो स्ट्रक्चरल, अब प्लेन में डिफर करे तो स्पाशियल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इन मेनी हेडिंग्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर बहुत सारे भाग में बांट दिया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं? तो जब अरेंजमेंट डिफर कहाँ करें, विद इन मॉलिक्यूल। इसको बहुत भाग में डिवाइड किया गया है। चेन आइसोमेरिज्म, या उसी को बोलते हैं स्केलेटन आइसोमेरिज्म, या उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, सब नाम है इसका। पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरा है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही दो आता है, टॉटोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म तो बहुत अच्छा होता है, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको जगह जगह मिलते रहेगा, प्रोडक्ट कन्वर्जन में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म आर स्टडी विद इन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसी के अंदर पढ़ा जाता है फंक्शन। जैसे ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन लिंक है, नाइट्रोमीथेन या नाइट्रो अल्काइल बोलेंगे, और ये नाइट्रिटो अल्काइल बोलेंगे। जैसे आप अभी लिखे थे ऐसे CH3 नाइट्रोमीथेन, तो नाइट्रो अल्कीन, यहाँ पर क्या लिखे थे, नाइट्रिटो CH3 NO, ऐसे लिखे थे, तो नाइट्रिटो मीथेन, तो नाइट्रिटो अल्केन। तो ये लिंकेज है। लिंकेज मतलब एक बार नाइट्रोजन से अटैच है, एक बार ऑक्सीजन से, जो एम्बिडेंट ग्रुप टाइप का पढ़ते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये एक बार ये लिंक करता है, एक बार ये लिंक करता है, तो माइनस रहता है। NO2 भी एक बार लिंक ये करेगा, एक बार लिंक ये करेगा। तो एम्बिडेंट ग्रुप जो वहाँ पढ़ते हैं वही एम्बिडेंट ग्रुप की तरह ही काम करता है, ये यहाँ पर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है मेनी भाग में। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मेटामर्स और लिंकेज भी पढ़ते हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये 5 भाग में, ये पांचों आइसोमर्स में डिफर कहाँ होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफर विथ रिस्पेक्ट टू
प्लेन या विद इन मॉलिक्यूल, तो विद इन मॉलिक्यूल विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन। अच्छा, जैसे चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये नहीं अब सब जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला अब नहीं बोलना है, क्योंकि मालूम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होना चाहिए। आइसोमर का डेफिनेशन हम 3-4 तरह से डिफाइन किया आइसोमर का, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होना चाहिए, डिफरेंट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, उसी का आप अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं। जब प्लेन में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन तो स्टीरियो की कैटेगरी में रख देंगे, विथ नो रिस्पेक्ट टू प्लेन तो स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में आपको इतना पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, ये सब पढ़ना आपको स्टीरियो की ये स्ट्रक्चरल के अंदर, जहाँ पर डिफर कहाँ करता होगा, विद इन मॉलिक्यूल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 वेज, 2 तरह से इसको भी किया गया है। एक है कॉन्फिगरेशनल, एक है कन्फर्मेशनल। ये सब टर्म ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। एक अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आइसोमेरिज्म में कुछ पढ़ाए नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिए कि आइसोमेरिज्म में क्या है और कितना चीज़ आपको स्टडी करना है। तो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो में जो स्ट्रक्चर में 5 था, इसमें 2 भाग में बांटा गया है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ये सब टर्म याद रखना है। कॉन्फिगरेशनल, स्टीरियो आइसोमर दैट आर सेपरेबल और आइसोलेबल आर स्टडी विद इन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर जो सेपरेबल हो, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से आइसोलेट हो, जैसे एग्जांपल में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से सेपरेट नहीं करते हैं, सिस फॉर्म ट्रांस से अलग होता है कि नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ते हैं तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म से अलग हो जाता है। सिस फॉर्म का प्रॉपर्टी कुछ और होता है, ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी कुछ और होता है, जो आप पढ़िएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो सेपरेट हो गया, सिस फॉर्म ये, ट्रांसफॉर्म ये, सिस फॉर्म का ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म। डेक्स्ट्रो अलग हो जाता है, लीवो अलग होता है। डेक्स्ट्रो मतलब जो राइट रोटेटरी होता है, लीवो मतलब जो लेफ्ट रोटेटरी होता है, पीपीओ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा कुछ। तो सेपरेट हो गया कि ये डेक्स्ट्रो, ये लीवो, ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म है, दीज आर सेपरेबल। तो जो आइसोमर सेपरेबल है, क्यों सेपरेबल होता है, ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस। जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि सेपरेबल का मतलब है एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस मतलब काइनेटिक्स में जो आप पढ़ते हैं, तो सेपरेबल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉन सेपरेबल और नॉन आइसोलेबल आर स्टडी विद इन कन्फर्मेशनल। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल था, इसका है सीन फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, STAGGER स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म एट्सेट्रा। तो ये सब सेपरेबल नहीं है। अब तुमको स्टैगर्ड फॉर्म दे देंगे, गाउच फॉर्म दे देंगे, इक्लिप्स दे देंगे, तो सेपरेबल वो नहीं है। दीज आर नॉन सेपरेबल, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बैरियर कम होता है। एनर्जी बैरियर कम होने से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर सेपरेबल क्यों है, क्योंकि एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। ये सब डिस्कशन करेंगे आज। तो मैं आज मतलब इस वीडियो में मैं तो एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि आइसोमेरिज्म में इतना चीज़ आपको पढ़ना है। जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे मतलब कॉन्फर्मेशनल पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो कॉन्फिगरेशनल पढ़ेंगे। तो जब कॉन्फिगरेशनल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि क्यों सेपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म है, देखिए ऐसे, ये एक्टिवेशन एनर्जी की तरह समझिए जो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। एक्टिव, ये ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है। तो ए बी में आसानी से नहीं जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ए बी फॉर्म में तब जाएगा जब एक एक्सटर्नल एजेंसी देंगे। तो ये हो गया कॉन्फिगरेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल सेपरेबल क्यों है, इसका भी हम लोग आगे लिखेंगे कि कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स का वो पार्ट है जो सेपरेबल है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से आइसोलेट होता है। क्यों, ड्यू टू लार्ज एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा होता है कि ए बी में आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है। ए बी में तब कन्वर्ट होगा जब एक एक्सटर्नल एजेंसी देंगे, एक्सटर्नल कोई एजेंसी दीजिएगा, एजेंसी मतलब री एजेंट दीजिए, तब वो कन्वर्ट होगा। कोई ऐसा एजेंट दीजिए जो कन्वर्ट करे, अपने से नहीं होगा ड्यू टू लार्ज एनर्जी बैरियर। तो कॉन्फिगरेशनल सेपरेबल क्यों है,
एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से आइसोलेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी बैरियर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वन फॉर्म कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म इजीली। लेकिन कन्फॉर्मेशनल जो सिस, ये सीन ट्रांस, ये सब इसके बीच में एनर्जी बैरियर बहुत कम है। यहाँ पे एनर्जी बैरियर ये समझने के लिए बहुत कम होता है, मैं देखने के लिए बहुत कम होता है, ये एनर्जी बैरियर है ये। तो ए बी में आसानी से कन्वर्ट होगा, ये एनर्जी रहता है इधर, ये एनर्जी है इधर, तो ये है कॉन्फिगरेशनल, ये कन्फॉर्मेशनल। वन फॉर्म इजिली कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ड्यू टू लेस एनर्जी बैरियर। ए बी में आसानी से जाएगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होगा, आप उसको आइसोलेट नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी बैरियर इतना कम है कि आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते, आसानी से वो कन्वर्ट होते चला जाता है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में। लेकिन कॉन्फिगरेशनल एक सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं काइनेटिक्स में। तो एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा होता है कि एक फॉर्म आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए दे आर सेपरेबल। एक फॉर्म सिस कह देते हैं, दूसरा फॉर्म ट्रांस, आइसोलेबल। लेकिन जब आप स्टैगर्ड पढ़ते हैं, बोट पढ़ते हैं, एंटी फॉर्म पढ़ते हैं, सीन पढ़ते हैं, चेयर, बोट, ट्विस्ट, ये सब सेपरेबल नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो बोला जाता है आगे कि कन्फॉर्मेशनल जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है और फ्री रोटेशन होता है, जिसके कारण वो चेंज होता है। तो ये सब जो है, जब स्टीरियो आइसोमर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं लिखाऊंगा कि कन्फॉर्मेशनल में जब आप पढ़ते हैं कन्फॉर्मेशन, किसी का कन्फर्मर पढ़ेंगे, इथेन का C2H6 का इनफाइनाइट आइसोमर होता है, तो CC सिंगल बॉन्ड के कारण फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन के कारण एक फॉर्म आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन वही आप जब ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो पढ़ेंगे, तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी लाना पड़ता है कन्वर्जन के लिए। तो क्यों? क्योंकि एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो इतना एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन अबाउट आइसोमेरिज्म। आप पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें पहले सारा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्टीरियो। तो एक इंट्रोडक्शन था ये, आज जो हम लोग डिस्कशन किया आज मतलब इस वीडियो में, वो सब एक इंट्रोडक्शन था आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म को आप 3-4 तरह से मैंने डिफाइन किया कि आइसोमेरिज्म क्यों आया। आपसे यही पूछ दे कि आइसोमेरिज्म क्यों आया, टू नेम ए पार्टिकुलर कंपाउंड आइसोमेरिज्म इज बीइंग कॉल्ड अपॉन, इसलिए उसको बुलाया गया, इसीलिए उसको लाया जाता है। जैसे C4H8 दे दे तो आप नहीं कह सकते कि कौन कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, लेकिन उसी का जब आइसोमर्स लिख देंगे तो बोल दीजिएगा कि ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, आप तब बोलते हैं। तो आइसोमर की मदद से आप कंपाउंड को नाम भी कहते हैं। तो मैंने आइसोमर को एक डिफाइन किया हूँ, सिर्फ आइसोमर का परिभाषा दिया हूँ और एक क्लासिफिकेशन किया हूँ कि इतने आइसोमर्स में, इतने आइसोमरिज्म में आपको पढ़ना है। अब 1 by 1 करके स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।